आइसोस्टेसी या भू संतुलन से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न है प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द आइसोस्टेटिक व्यूज ऑफ एयरी, यानी एयरी के भू संतुलन संबंधी विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। अब क्यों महत्वपूर्ण है उसको जानने के लिए एक बात और भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि ये यूपीएससी का या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो उन क्वेश्चंस में इसकी फ्रीक्वेंसी पीसीएस में, यानी अलग अलग राज्यों के जो प्रोविंशियल जो सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, उनका ये कॉमन क्वेश्चन है और इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है। लेकिन कॉमन होते हुए भी ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन नहीं है। इसलिए जनरल नहीं है क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों में आपके अपने जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपने तैयार किया है, इसका इवैल्यूएशन हो पाता है। यानी यहाँ पर प्रश्न तो कॉमन होगा, सामान्य दिखेगा, लगता है कि ये तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, इसको तो ऐसे किया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर सामान्य नहीं होता। आंसर वो होता है जो आपका टैलेंट है, वो आपका आंसर होता है। जो आपकी तैयारी है उसके अनुरूप आपका आंसर होता है। मैं जब तैयारी की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस पूरे प्रश्न में, यानी यहाँ पर आप देखें प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द आइसोस्टैटिक व्यूज ऑफ एयरी, यानी यहाँ पर एयरी के जो भी विचार हैं भू संतुलन से संबंधित, उन विचारों की क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पर पूछी जा रही है या पूछा जा रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स आपको उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स आपको इवेलुएट भी करना है, एग्जामिन भी करना है, और उसकी जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको हाईलाइट भी करना है। उसका अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आप जानते हैं, तो उसको केवल हाईलाइट नहीं करना, उनकी कमियों को नहीं बताना है, उन कमियों का क्या निराकरण हो सकता है वो भी आपको बताना है। मीन्स फुल ऑफ टैलेंट आपका इसमें उभर के आना चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आपको ही इवैल्यूएट करने के लिए आपके सामने प्रश्न देता है। तो आपको जानना है कि यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करें। यही प्रश्न एक मौका देते हैं आपको, एक अवसर देते हैं आपको कि आप अपने को बता पाइए। क्योंकि यहाँ देखिए, जो एयरी के विचार हैं वो तो ट्रेडिशनल है, उसमें तो चूँकि वो एयरी के विचार हैं तो एयरी के विचार में आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन जब कहा जा रहा कि क्रिटिकली इसकी एनालिसिस करनी है, उसको एग्जामिन करना है, उसको इवेलुएट करना है, तो यहाँ पर एग्जामिन करना हो यानी परीक्षण करना हो, मूल्यांकन करना हो, इवेलुएट करना मीन्स मूल्यांकन करना हो, जो भी आपको करना है, तो ये आप इस बात के लिए यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। यानी ये क्वेश्चन या ऐसे प्रश्न आपको एक लिबर्टी देता है, और उस लिबर्टी में आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सीखा है, जाना है, इनके माध्यम से आप अपने को प्रेजेंट कीजिए। जैसा मैंने पहले भी जो भी प्रश्न आपके सामने उसकी एनालिसिस किया है, तो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, उसमें अब तो बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इधर का जो ट्रेंड है उसमें आपने देखा होगा 150, 200 और 250 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी ये क्वेश्चंस भी 150 में भी आ सकता है, 200 में भी आ सकता है और 250 में भी आ सकता है। और सभी प्रश्नों को करने का अपना एक स्ट्रक्चरल फ्रेम होता है। स्ट्रक्चरल फ्रेम मीन्स आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस करते हैं, जो मेन बॉडी हो जाता है, और उसके बाद उसकी एक ब्रीफ समरी वहाँ पर लास्ट में देते हैं। यानी 3 ये जो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, ये पार्ट भी मैंने आपको बताया है, और इस प्रश्न के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मुख्य भाग होता है, मुख्य पक्ष होता है, वो पक्ष होता है मेन बॉडी का, जहाँ पर क्वेश्चंस का पूरा जो थीम है वो वहाँ पर एनालिसिस होनी चाहिए।
वहीं पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन, एग्जामिन जो कुछ भी करना है वहीं पर होना चाहिए। उसके पहले और उसके बाद, पहले मात्र क्वेश्चंस का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, लास्ट में आप कंक्लूजन केवल रखते हैं। और जब भी क्वेश्चन 150, 200 या 250 में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेन बॉडी है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। कंप्रोमाइज़ कहाँ कर सकते हैं आप? जब शब्दों की सीमा कम की जाएगी, लिमिटेशंस कम होंगे, तो आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो समरी है, वहीं आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे 150 में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको खुद ही समराइज्ड वे में ही लिखेंगे। जो मेन बॉडी है, यानी पूरा का पूरा उसका जो मेन बॉडी है, उसकी एनालिसिस इतनी कम्पैक्ट हो जाएगी कि फिर उसकी समरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में समराइज्ड फ्रेम में आएगा, तभी 150 में आ पाएगा। तो वहाँ पर इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंट्रोडक्टरी भी आप इस तरह से करेंगे कि सीधे जस्ट क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाए, क्योंकि 150 मीन्स 15 लाइन, 15 वाक्य में आपको पूरा करना है। और 15 वाक्य में इसी को पूछा जाए, यही प्रश्न पूछा जाए, एआरई के व्यूज़ को और क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहा जाए, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेन बॉडी में आपको कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वहाँ करने का मतलब ये हुआ कि आपको अवसर नहीं मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा, शब्द भी नहीं मिलेगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ। क्योंकि जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देखिए पीछे के प्रश्नों को, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उनके लगभग 20 से ऊपर है, कभी 25 है, 25, 28 तक पहुंच गया है। तो ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब बातों को इन बातों को आप ध्यान में रखिए। अब आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले समझते हैं, और समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी यहाँ क्या क्या पूछा जा रहा है। आप फिर से प्रश्नों को दोहराइए। प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द आइसोस्टैटिक व्यूज ऑफ एआरई। एआरई के भू संतुलन संबंधी विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में मुख्यतः दो पक्ष हैं। एक पक्ष हो गया कि आपको एआरई के विचारों को रखना पड़ेगा। एआरई के विचार को जब भी रखेंगे तो बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको यहाँ रखना है, यानी एआरई के विचार को रखना है। एक बात हो गई। और फिर दूसरी बात आ रही है कि इनकी आलोचना भी करनी है। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब हुआ कि पूरे एआरई के विचारों को फिर से आप लेंगे और उनके प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करते जाएंगे, और प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करते जाने के ही क्रम में आप उनकी विशेषताओं, उनकी कमियां सब बताते जाएंगे। और यदि कमियां बताएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए जो उसका रेमेडी हो सकता है, जो सुधार हो सकता है, वो भी आपको साथ साथ करते जाना पड़ेगा कि आप किस कंटेक्स्ट में उसकी कमी को बता रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, ये कमी किस पैरामीटर पर बता रहे हैं। यानी जब तक आपको सही नहीं मालूम रहेगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है। तो इसलिए वहाँ पर दोनों ही पक्षों को आपको रखना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चंस के दो पक्ष हैं। एक पक्ष में सबसे पहले बहुत ही ब्रीफली आप उनको प्रस्तुत करेंगे, एआरई के विचार को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो जनरलाइज्ड फॉर्म में होगा तभी ब्रीफ हो पाएगा, संक्षिप्त हो पाएगा। जनरलाइज्ड हम बोलते हैं यानी जितना भी उन्होंने कहा उसको समराइज करके उसके केवल उस कोर वैल्यू जो उसका होता है, जो मेन उसका जो बॉडी होती है, मेन जो क्वेश्चन का पार्ट होता है, उसको आप रखेंगे। यानी जो उन्होंने कहा, जो उनके विचार हैं, वो आप सीधे वहाँ प्रेजेंट करेंगे, रखेंगे। और उसके बाद फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे या उसकी एनालिसिस करेंगे। तो जब एनालिसिस करेंगे तो उनके एक एक पार्ट को उठाएंगे, जो उनका जो बेसिस है उसको उठाएंगे, और उसी के आधार पर आप अपनी बात कहते जाएंगे कि ये गलत है, ये सही है। ये तरीका होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आइए एआरईज़ के जो व्यूज़ हैं, उन व्यूज़ को एक जनरलाइज्ड फ्रेम में सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं, और फिर उसके बाद उसके पूरे जो भी एआरई के विचार हैं उनकी पूरी हम लोग समीक्षा, उनकी पूरी हम लोग आलोचनात्मक विश्लेषण या व्याख्या या परीक्षण हम लोग करते चलेंगे। आइए इस क्रम में हम सबसे पहले
एरी के व्यूज़ को यानी उनके विचारों को बहुत ही सामान्यीकृत स्वरूप में रखते हैं और समझते हैं। एरी ने क्या कहा? एरी ने 1855 में हिमालय के साउथ में गंगा प्लेन के सर्वे के दौरान वहाँ पर लिथोस्फेरिक कैरेक्टर के बेस पर प्राप्त निष्कर्षों को आधार बनाकर अपनी भू संतुलन संबंधी परिकल्पना को प्रतिपादित किया है या प्रस्तुत किया है। उन्होंने उस सर्वे के दौरान प्राप्त लिथोस्फेरिक यानी स्थल मंडलीय उच्चावच संबंधी विशेषताओं को आधार बनाकर और स्थल मंडलीय जो भी शैल संबंधी विशेषताओं को अपने सिद्धांत में शामिल करते हुए एस्थेनोस्फीयर, जिसको उन्होंने सबस्ट्रेटम कहा, उसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार से ये लिथोस्फेरिक टोपोग्राफिकल कैरेक्टर सबस्ट्रेटम में जाकर संतुलित अवस्था में स्थित हुए हैं, इनको अपने विचार के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो ये इनका एक जनरलाइज्ड व्यू हुआ, विचार हो गए, जो बहुत ही सामान्यीकृत रूप में मैंने आपके सामने रखा। अब जब भी हम लोग इनके बातों को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर उन्हीं बातों को अब थोड़ा विस्तार करते हुए आपको 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको इन बातों को कहना होगा। एरी ने अपने भू संतुलन संबंधी इस परिकल्पना में ये बताया कि लिथोस्फेरिक जो भी टोपोग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं, जो स्थलमंडलीय उच्चावच के रूप में पृथ्वी सतह के ऊपर एक उच्चावच का प्रतिरूप निर्मित करते हैं, ये प्रतिरूप अपने भार के कारण दाब के द्वारा निचले सबस्ट्रेटम पर एक प्रभाव रखता है, प्रभाव स्थापित करता है, और उसके कारण ये वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर अक्ष के समान या ऊर्ध्वाधर अक्ष के समानांतर नीचे सबस्ट्रेटम में भार की या दाब के माध्यम से उस द्रव्यमान की भार की क्षतिपूर्ति करता है, जिससे उस पार्टिकुलर या उस व्यक्तिगत उच्चावच संबंधी विशेषता का वहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाता है। और यही प्रक्रिया चलती है धरातल पर स्थित अन्य जितने उच्चावच के स्वरूप हैं, चाहे वो प्लेन हो, प्लेटो हो, कोस्ट हो, सभी पर ऐसी ही स्थितियाँ आती हैं। यानी इंडिविजुअली जो जितना भार रखेगा उतना ही दाब एक्सर्ट करेगा नीचे की तरफ वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और जितना दाब रखेगा उसी दाब के अनुपात में सबस्ट्रेटम में जाकर उसकी वहाँ पर संतुलन संबंधी प्रक्रिया संचालित होगी। यहाँ पर एरी ने 2 बातों को कहा। पहली बात कि जो भी लिथोस्फेरिक कैरेक्टर्स हैं इंडिविजुअल, ये सब एक प्रकार की शैलों से बने होने के कारण समान घनत्व वाले हैं, इसलिए यहाँ पर अगर अलग अलग भार निर्मित होगा, भार के कारण दाब निर्मित होगा, तो केवल द्रव्यमान की मात्रा के कारण हो सकता है। चूँकि घनत्व समान है तो द्रव्यमान की मात्रा के कारण हो सकता है। अर्थात जो स्थल रूप जितने ज़्यादा ऊंचाई वाले होंगे तो ज़्यादा द्रव्यमान की मात्रा उनके पास होगी, तो उस कारण उनका भार अधिक होगा, और भार के कारण दाब अधिक होगा, और दाब अधिक होगा तो सबस्ट्रेटम में, जो एस्थेनोस्फीयर का ही एक वो नाम है, तो उस सबस्ट्रेटम में वहाँ पर उस दाब के कारण उनका संतुलन भी उसी अनुरूप होगा। और इसी प्रकार प्लेन कम ऊंचाई का होता है माउंटेन की तुलना में, तो इसके दाब का जो संतुलन होगा, दाब के माध्यम से जो नीचे सबस्ट्रेटम में ये अपना प्रभाव रखेगा, तो उसका संतुलन माउंटेन के जैसा नहीं होगा, बल्कि सबस्ट्रेटम में काफ़ी ऊंचाई पर ही ये संतुलित हो जाएगा। प्लेटो या पठार और तट भी इसी प्रकार से अपने अपने भार के और दाब के समानुपातिक स्वरूप के अनुसार संतुलित होंगे। यानी जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मानकर उनकी प्रत्येक की आइडेंटिटी जो वेट के साथ दाब के रूप में वहाँ पर स्थापित होगी, निर्मित होगी,
उसके लिए उन्होंने द्रव्यमान की मात्रा को आधार बनाया। मात्रा ज़्यादा, भार ज़्यादा, दाब ज़्यादा, तो ज़्यादा गहराई तक वो सबस्ट्रेटम में अपने को संतुलित करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर सबस्ट्रेटम को उन्होंने सेमी मोल्टेन कैरेक्टर का एक जोन माना था और सेमी मोल्टेन कैरेक्टर यानी अर्धद्रवित अवस्था वाले इस जोन में जब ऊपर स्थित सॉलिड किसी टोपोग्राफिकल एक्सिस का प्रेशर पड़ेगा तो उनके अनुसार यानी एरी के अनुसार ये बिल्कुल उसी प्रकार ये संतुलित होने का प्रयास करेगा जिस प्रकार पानी में बोट या नाव अपने भार के अनुसार नीचे तैरती है यानी उस पर फ्लोट करती है, लेकिन फ्लोट करने के साथ ही साथ वो संतुलित अवस्था में होती जाती है। वेट बढ़े, वेट घटे, तो वेट बढ़ने घटने का ये पूरा का पूरा प्रभाव बोट का पानी के साथ एक ऐसे समायोजन के रूप में होता है जो सीधे सीधे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का बिल्कुल अनुसरण करते हुए होता है। तो यहाँ पर ये उनका एक जनरलाइज्ड व्यू हुआ, सामान्यकृत स्वरूप हुआ, जो एरी ने अपने आइसोस्टैटिक कंसेप्ट के रूप में यहाँ पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल का सहारा लिया। आप एग्ज़ाम में इस एग्जाम्पल को वहाँ दे भी सकते हैं और ये पूरा का पूरा मॉडल आप बना भी सकते हैं और आप बताएंगे कि उन्होंने एक पानी से भरे जार में कुछ वुडन पीसेस को डालकर और ये दिखाने का प्रयास किया कि सभी का घनत्व तो समान है, डेंसिटी इक्वल है, लेकिन छोटे बड़े अलग अलग पीस की चूँकि लंबाई उनकी अलग अलग है, इसलिए द्रव्यमान उनका अलग होगा, भार उनका अलग होगा। तो अलग अलग द्रव्यमान और भार वाले जो अलग अलग लंबाई के टुकड़े के रूप में यहाँ ये सब हैं, उन्होंने पानी के जार में, पानी से भरे हुए जार में उसको डुबाया और डुबाकर ये दिखाने का प्रयास किया कि जिसका भार अधिक है वो ज़्यादा गहराई तक डूबेगा और जिसका भार कम है वो कम गहराई तक डूबेगा, जैसा कि आप मॉडल में यहाँ देख भी रहे हैं। इस प्रकार ये तो एरीज का अपना व्यू हो गया जो बहुत ही सामान्यकृत रूप में आप रखेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल किया कि आप इसको जाने रहें और रिमाइंड भी आपका हो जाए। और इसी के बाद अब इन्हीं के इस पूरे विचारों की क्रिटिकल एनालिसिस करनी है। तो क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए जो भी इनका व्यू है, इनके व्यूज़ से भी, इनके विचार से ही हम लोग को कुछ ऐसे बेस पिलर्स निकालने होंगे, खोजने होंगे जिनके आधार पर इनका विचार निर्मित हुआ है और उन्हीं के यानी उन्हीं बेसिस के आधार पर हम इनकी समीक्षा, इनकी एग्जामिन और इनकी आलोचना भी करते चलेंगे। अगर आप इनके पूरे विचारों को गौर से देखें तो इनके विचारों के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला होता है पोस्टुलेशंस रिगार्डिंग लिथोस्फेरिक कैरेक्टर, यानी स्थल मंडली विशेषताओं के संदर्भ में उनकी स्वयं सिद्धियाँ, यानी बहुत सारी बातों को इन्होंने खुद मान लिया, तो ये पहला हुआ। दूसरी बात हो गई असेसमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का आकलन। और तीसरा हो गया पक्ष हो गया एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोन्सी, यानी आर्किमिडीज के प्लवनशीलता के सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने किया हुआ, जो बोट वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया। तो ये 3 इनके बेसिस हैं, सिद्धांत इसी बेसिस पर इनका खड़ा हुआ है, चाहे परिकल्पना कही है, हाइपोथेसिस, इसी के आधार पर उन्होंने निर्मित किया है। अब इसी के चूँकि यही बेस है इनके थ्योरी का, इनके हाइपोथेसिस या इनके कंसेप्ट का, तो यही बेस है, तो हम इसी बेस के आधार पर ही उनकी पूरी क्रिटिसाइज या उनका एवेल्युएशन कर सकते हैं। शब्द कोई भी दे तो आप इनका परीक्षण करना होगा तब भी, मूल्यांकन करना होगा तब भी, और क्रिटिसिज्म करना होगा तब भी। इन्हीं बेसिस के आधार पर इसका एवेल्युएशन आप कर सकते हैं, इसका क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। अब हम लोग इनके फर्स्ट बेसिस पर को लेते हैं और फर्स्ट बेसिस के आधार पर इन्होंने क्या कहा और क्या हो सकता है
ये दोनों बातें अब हम लोग को करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट बेसिस इनका है पोस्टुलेशंस रिगार्डिंग लिथोस्फेरिक कैरेक्टर, यानी स्थल मंडलीय विशेषताओं के संदर्भ में उनकी स्वयं सिद्धियाँ। अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो भी स्थल मंडल है, ये जो टॉप मोस्ट लिथोस्फीयर है, इन लिथोस्फीयर का निर्माण जिन शैलों से हुआ है उनकी डेंसिटी बिल्कुल इक्वल है, यानी 2.67 उनकी डेंसिटी उन्होंने निर्धारित की और कहा कि स्थल मंडल की डेंसिटी बिल्कुल इक्वल है, समान है, और इस समान घनत्व वाले स्थल मंडल पर ही ये रिलीफ फीचर्स, ये स्थल मंडलीय उच्चावच यहाँ पर स्थित हैं। ये इनकी स्वयं सिद्धियाँ या इनका पोस्टुलेशंस हो गया, जो इन्होंने पहले से, कि इनकी मान्यता हो गई जो पहले से इन्होंने मान लिया। अब अगर ध्यान रखिए तो बहुत सारे समझौते इन्होंने खुद किए हैं। अब इनकी थोड़ी सी हम लोग आलोचना भी करते चलें। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ग्रेविटी के कारण दाब यानी भार का प्रभाव दाब के रूप में होगा, जो जाकर एस्थेनोस्फीयर में समायोजन के रूप में संतुलन का कारण बनेगा। ये यहाँ पर वो मान रहे हैं। लेकिन यहाँ ये मानने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को इन्होंने इग्नोर कर दिया, जिसको इनको कंसीडर करना चाहिए था कि जब ग्रेविटी के कारण द्रव्यमान भार बनता है, भार से दाब उत्पन्न होता है, प्रेशर बनता है, तो यही प्रेशर उस मटेरियल के कंपैक्शन का, कंप्रेशन का कारण भी बनता है। यानी कोई भी पदार्थ होगा, अगर वो कंप्रेस्ड होगा, जैसे ग्रेविटी ओरिएंटेड प्रेशर से ही अगर वो, या ग्रेविटी एक्सर्टेड प्रेशर से ही अगर वो दबाव पड़ेगा किसी मटेरियल पर, तो मटेरियल की जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है, वो घनत्व बढ़ेगा। यानी यहाँ पर इन्होंने इस बात की अनदेखी की, इग्नोर कर दिया, जबकि ऐसा निश्चित रूप से ऐसा प्रमाणिक तौर पर होता है। जैसे हिमालय के संदर्भ में ही बात करें, किसी माउंटेन के संदर्भ में बात करें, तो माउंटेन के वर्टिकल एक्सिस पर, ऊंचाई तक जितना भी मटेरियल होगा, निचले वाले भागों पर उस मटेरियल का भार दाब के रूप में निचले वाले मटेरियल पर एक प्रभाव रखेगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि निचले वाले मटेरियल, नीचे स्थित उसके भाग के जो पदार्थ होंगे, उस दाब के कारण वहाँ पर उनका जो संगठन है, कंस्टिट्यूशन है, वो बदल जाएगा और उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी अधिक घनत्व का हो जाएगा। इस बात को उन्होंने इग्नोर किया। दूसरा, इस पक्ष को भी इग्नोर किया कि ये जो स्थल रूप निर्मित हुए हैं, इन स्थल रूपों का निर्माण किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से हुआ होगा, और यदि जिन कारणों से हुआ है, ये कारण प्रभावी हैं, और प्रभावी हैं तो उनके प्रभाव निश्चित रूप से, अगर कोई मटेरियल इतनी हाइट, हिमालय के जितनी हाइट का एक स्थलाकृतिक स्वरूप निर्मित हो सकता है, तो हिमालय के बनने के पीछे, इस मटेरियल के इस सामान्य संतुलन से ऊपर जाने तक के पीछे कोई न कोई वजह होगी, और उसको इन्होंने, उसके प्रभाव को इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ये भी बात सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, इन्होंने हिमालय के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को तो स्वीकार किया कि हिमालय द्रव्यमान उसके पास है, इसलिए वो आकर्षित कर सकता है, लेकिन ये जो आकर्षण का कारण है, जब इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके वजह को भी जानना चाहिए कि हिमालय ऐसा क्यों कर रहा है। और यदि इसको अगर वो देखते, समझते, या इसका एवेल्युएशन करते, इसको एग्जामिन करते, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सही उनकी ये जो विचार और प्रमाणिक रूप में आ सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब कैसे, क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए आइए अब हम लोग इसके दूसरे जो बेसिस हैं इस विचार के दूसरे बेसिस को पहले देखते हैं, और फिर इन बातों को भी वहाँ ले जाकर और फिर इसको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इनका जो बेसिस है, ये बेसिस है असेसमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स
या ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का आकलन। यही वो पक्ष था जो एक सर्वेयर को, यानी एरी तो सर्वे करने के काम में लोग लगे थे, इनको भू संतुलन से संबंधित विचार प्रस्तुत करने का एक प्रेरक कारक बना। प्रेरक कारक मीन्स हिमालय का गुरुत्वाकर्षण ही वो कारण था जिसके कारण ये भू संतुलन से संबंधित इनका विचार आया। नहीं तो आइसोस्टेसी या भू संतुलन से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है उसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सर्वे से पूरा का पूरा विचार शिफ्ट होकर चला गया आइसोस्टेसी की तरफ। तो उसका कारण क्या रहा, जो हिमालय के संदर्भ में, उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के संदर्भ में इनका असेसमेंट हुआ या असेसमेंट था, वही असेसमेंट कारण बना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जो असेसमेंट था वो क्या था। जैसा कि आपको पूरी बात मैंने पूरे उस लेक्चर में रखा भी है, बताया भी है, और यहाँ बहुत ही ब्रीफ आपको मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ कि आप इसको इवेल्युएट करने में बहुत ही सहज महसूस करेंगे। यहाँ पर हिमालय के साउथ में जो गंगा का प्लेन है, उस गंगा के प्लेन में सर्वे का कार्य चल रहा है और कल्याणपुर में सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में दो मेथड से सर्वे का काम चल रहा है। एक मेथड है ट्रिएंगुलेशन मेथड और एक मेथड है एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। इस एस्ट्रोनॉमिकल मेथड में ही प्लम बब का इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्लम बब के विषय में आप सभी जानते हैं कि प्लम बब क्या होता है। जो राजमिस्त्री मकान बनाते हैं तो जो धागे से बंधा हुआ एक कोनिकल शेप का एक द्रव्यमान होता है, लोहे या किसी और धातु का होता है, तो वही प्लम बब होता है। अब यहाँ पर जैसे ही कल्याणपुर में सर्वे हुआ तो दोनों मेथड के बीच कोई डिफरेंस इन्होंने नहीं पाया, यानी जो कैलकुलेशन आया, जो मेजरमेंट लिया गया, उस मेजरमेंट में दोनों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन कल्याणपुर के बाद जब वो कल्याण में सर्वे करने पहुँचे तो कल्याण में एक मेथड से जो मेजरमेंट आया, दूसरे मेथड से जो मेजरमेंट लिया गया, यानी एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से जो मेजरमेंट लिया गया, तो इस पहले वाले मेथड और दूसरे वाले मेथड के बीच में एक अंतर आया। और ये अंतर कितना था, ये 5.236 सेकंड का अंतर था। 5.236 सेकंड, जबकि होना एक चाहिए था। और ये इसलिए आया था कि क्योंकि जो प्लम बब था, ये प्लम बब झुक गया था। किधर की तरफ झुक गया था, ये प्लम बब झुक गया था हिमालय की तरफ। अब हिमालय की तरफ कोई प्लम बब झुक रहा है, ये तभी संभव है जब हिमालय अपने ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रयोग कर रहा होगा या प्रभाव रखा होगा, और उसी के कारण ये प्लम बब इधर की तरफ, हिमालय की तरफ झुक गया था। तो हिमालय की तरफ झुकने का जो कारण था वो गुरुत्वाकर्षण कारण था, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कारण था। और इसी आधार पर इन्होंने ये बात तो कह दिया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमालय अपने गुरुत्व बल का या गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बल का प्रभाव रखा है इस पूरे परिक्षेत्र में, और उसी के कारण साहुल या उसी के कारण जो प्लम बब है ये हिमालय की तरफ झुका हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें, इन्हीं बातों को थोड़ा सा और बारीकी से देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यही वो पॉइंट है, यही वो घटना है जो एरी को एक आइसोस्टेटिक व्यू देने के लिए बाध्य किया। तो इस घटना को थोड़ा सा समझना है और ये इनके सिद्धांत का आधार है। तो इसलिए यहाँ पर जानना जरूरी है कि कौन कौन सी बातें और हो सकती थी, उसको और ये जान सकते थे जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो जो भी घटना अभी आपने देखा इसके पहले वाले मॉडल में, अब इस मॉडल को देखिए तो जो भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है किसी भी स्थान पर, आप पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्लम बब नीचे की तरफ ही क्यों झुका हुआ होता है, न्यूटन वाला सेव नीचे की ही तरफ ही क्यों आया, उसका कारण क्या है। सबको मालूम होगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जनित प्रभाव है ये उसको अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप अर्थ के
इस सतह पर, पृथ्वी के इस सतह पर देखेंगे तो पृथ्वी के सतह पर दो ऐसे सरफेस निर्धारित किए जाते हैं। एक सरफेस जो अर्थ के या पृथ्वी के सतह को या पृथ्वी के आकृति को एलिप्सॉइडल अर्थ मानकर निर्धारित किए जाते हैं, और उस आधार पर यहाँ पर जो ब्लू डॉट लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू डॉट लाइन उसी प्रकार की ये एक सतह के स्वरूप को बताती है जो बिल्कुल आपको एक प्लेन जैसा दिख रहा है। लेकिन पृथ्वी पर स्थल मंडलीय उच्चावच भी हैं, इनमें द्रव्यमान है, इनके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उस गुरुत्व बल को आधार मानकर, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर एक दूसरी रेखा यहाँ पर निर्धारित की गई है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये वाइट डॉट्स के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहली वाली एलिप्सॉइड हो गई और दूसरी वाली ये जियोड हो गई। यही जियोड सरफेस है। अब आपको जानना है जियोड सरफेस, जो जियोड सरफेस है, इस जियोड सरफेस के निर्धारण का आधार समान गुरुत्व बल है। यानी यहाँ पर कोई ऊंचा कोई नीचा आपको जरूर दिख रहा होगा इस मॉडल में, लेकिन जो ऊंचा है वहाँ पर गुरुत्व बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम वही है जो नीचे है। यानी इस जियोड सरफेस पर पानी आप उस, जैसे वहाँ पर आप जियोड जो लिखा हुआ है माउंटेन वाले पोर्शन में, वहाँ अगर पानी एक गिलास गिरा देंगे तो पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पूरे जियोड सरफेस पर, यानी जहाँ जियोड लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर वाली, क्योंकि जियोड सरफेस पर इक्वल बिल्कुल वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल पुल पावर की, उसी आधार पर यह निर्धारित किया गया है। और इसीलिए पानी कहीं बहेगा नहीं, पानी वहीं से एक बराबर ऐसे फैलेगा जैसे प्लेन सरफेस पर पानी आप गिरा देते हैं तो फैलता है, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये जियोड सरफेस की बात हो गई। अब इस जियोड सरफेस से ध्यान रखिएगा, इस जियोड सरफेस से स्थलाकृतियों की ऊंचाई किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की और कम, इस तरह से बनी हुई है। यानी जो पर्वत हैं, माउंटेन है, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, प्लेन है उनकी ऊंचाई कम है, प्लेटो है, पठार है, इनकी ऊंचाई प्लेन से ज़्यादा है लेकिन माउंटेन से कम है। इसी प्रकार और भी स्थल रूप होंगे जो इस जियोड सरफेस पर कम या अधिक ऊंचाई वाले होंगे। ये जो जियोड वाइट डॉट वाली जो जियोड सरफेस है, जियोड सतह है, इस जियोड सतह से किसी स्थलाकृतिक जो स्वरूप यानी उच्चावच का कोई स्थलाकृति है, उसका जो सबसे टॉप मोस्ट सतह होता है, सरफेस होता है, उस ऊंचाई को कहा जाता है ऑर्थोमेट्रिक हाइट। ऑर्थोमेट्रिक हाइट। अब समझिए, ऑर्थोमेट्रिक हाइट और जियोड सतह के बीच जितनी दूरी होगी, जितनी ऊंचाई होगी, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे माउंटेन में, पर्वत में जहाँ माउंटेन लिखा है, इस माउंटेन की ऑर्थोमेट्रिक हाइट उस जियोड सतह से सबसे अधिक है। तो जितनी ये दूरी होगी ऑर्थोमेट्रिक हाइट की, जियोड सतह से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स में, गुरुत्व बल में उतना ही यहाँ पर कमी आ जाएगी, परिमाण में कमी आ जाएगी। और इसलिए यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप उस माउंटेन के पीक पर साहुल लेके जाएंगे, प्लम्बब लेके जाएंगे वहाँ पर, तो माउंटेन पीक पर ठीक उसके वर्टिकल जो जियोड सतह है, भले ही ये जियोड सतह एक कर्व के रूप में है, तो माउंटेन सतह से जब वो करें आप किसी प्लम्बब को लेकर जाएंगे तो बिल्कुल इसी पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ वर्टिकली यहाँ इंक्लाइंड होगा, झुकेगा। ये यहाँ पर स्थिति होगी और पीक पर जाएंगे तो ठीक है। और हमेशा ही जैसे माउंटेन्स के विषय में आप जानते हैं कि नदियाँ पहाड़ से निकल के और मैदान से होते हुए जाती हैं, समुद्र में गिर जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर रिवर फ्लो भी होता है तो ये भी इस ग्रेविटी को ही फॉलो करता है। और ग्रेविटी को कैसे फॉलो करता है? मैक्सिमम यानी जियोड, मान लीजिए ये वाला सरफेस जियोड सरफेस हो और ये जो हाइट हो किसी माउंटेन का पीक हो, तो इसके बीच जितना ये डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस में
लो ग्रेविटेशनल पुल यहाँ हुआ और जियोड सरफेस पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल हुआ। तो लो और मैक्सिमम के बीच जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही नदी का वेग बनेगा और कहाँ जाएगी, ये जाने की कोशिश करेगी, उस जियोड सरफेस पर जाने की कोशिश करेगी। जैसे मॉडल में आप देख रहे हैं कि जो ओशन फ्लोर है, वो सरफेस है, महासागरीय सतह है, उस महासागरीय सतह पर ये डॉट वाली लाइन आप दोनों तरफ देख सकते हैं। महासागरीय सतह पर ओशियानिक सरफेस पर ये डॉट वाली लाइन बिल्कुल एक सरफेस के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर जियोड सरफेस और उस अर्थमेटिक हाइट के उस मैक्सिमम डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस की तरफ नदी जाएगी। मैंने एक और बात आपको जो बताई उसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो ये अर्थमेटिक हाइट हुआ, इस पर अगर माउंटेन पीक पर जाएंगे तो आपका जो प्लम बब है वो बिल्कुल अपने जियोड सरफेस से 90 डिग्री का, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाते हुए इस पर इंक्लाइंड होगा या झुका होगा। ठीक है, अगर इसी माउंटेन पर ये जियोड सरफेस, जैसे यहाँ आप कर्व देख रहे हैं, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ माउंटेन में ऊपर जाते हुए झुका हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप इसको रखेंगे तो वहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ से, ये तो मॉडल है, मैंने स्केच करके इसको बनाया है, कि वहाँ से जिधर की तरफ जियोड सरफेस की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मिनिमम होगी, उधर की तरफ ये इंक्लाइंड होगा। यानी जियोड सरफेस पर चूंकि गुरुत्व बल बिल्कुल उतना ही है सभी जगह, तो जो उसकी न्यूनतम दूरी होगी, अगर मान लीजिए ये जियोड सरफेस ऐसे बना हुआ है, तिरछे है और इस तरह से कुछ कर्व वाला है, तो यहाँ पर अगर आप प्लम बब रखेंगे तो बिल्कुल ये इसके साथ 90 का कोण ऐसे नहीं आएगा, ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहना चाहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर होगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आप ऐसे थे, प्लम बब आपका ऐसे था, बिना किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जिसमें इसका प्लम बब का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है, और वो ट्रायंगुलेशन मेथड था और आपने एस्ट्रोनॉमिकल मेथड का इस्तेमाल किया वहाँ पर सर्वे में जिसमें प्लम बब लगा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही ट्रायंगुलेशन में तो आप इस तरह से काम कर रहे थे, जैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल में आप प्लम बब लेंगे तो प्लम बब में जो लोहा लगा हुआ, आयरन लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल प्रभाव अपना स्थापित करेगा और इसके कारण ये प्लम बब इस पर झुकेगा और इस तरह से झुकेगा कि इसके साथ 90 डिग्री का ये एंगल बना सके। अब ये इतनी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें, ये थोड़ी सी एक्सरसाइज, अगर जो बातें, चूंकि ये सब सारे उनके सामने आए थे, एरी के सामने आए थे, एरी का ही ये मेजरमेंट था, तो इसको अगर थोड़ा सा इसका इस तरह से विश्लेषण उन्होंने किया होता तो कुछ बातें और क्लियर हो सकती थीं और उनके जो कमियों के रूप में जो उनकी बातें बताई जाती हैं, ये कमियां उनके पूरे प्रिंसिपल से, उनके हाइपोथेसिस से दूर हो जाती। अब यहाँ कौन सी बात बताई जा सकती है, कौन सी ऐसी बात हो सकती है, तो ध्यान में रखिए, अगर जियोड हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो मटेरियल है, यहाँ पर जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की डेंसिटी निश्चित रूप से अधिक है, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे इस मॉडल में जो जियोड माउंटेन वाले पोर्शन में आप देखिए, तो माउंटेन में जो वहाँ पर जियोड जहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ पर अगर आप ये इमेजिन कीजिए कि ये जो जियोड लिखा है, ये जो कर्व है, ये और ऊपर और बिल्कुल माउंटेन के काफ़ी अंदर तक ऊपर जाए तो स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि प्लम बब तब और ज़्यादा झुकेगा। तो ये ऊपर तभी जा सकता है ये जब उसकी डेंसिटी बहुत ही अधिक हो, तभी ये हो सकता है। जितना डेंसिटी अधिक होगी माउंटेन के अंदर की, इंटीरियर की, तभी ये हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर आप फिर से पुराने वाले मॉडल को देखिए, इस मॉडल में आप प्लम बब को जो कल्याण के पास जो सर्वे का कार्य चल रहा है, वहाँ पर जो प्लम बब इंडिकेट कर रहा है उसको आप ध्यान में रखिए, तो वहाँ प्लम बब हिमालय की तरफ झुका है, और प्लम बब हिमालय की तरफ झुका है मीन्स ये तो इंडिकेट कर रहा है कि 5.236 सेकेंड का ये जो इंक्लिनेशन, वो जो उसका डिक्लिनेशन है, जो उसका विचलन है, ये विचलन गुरुत्वाकर्षण के कारण है। यानी जो इंडिकेट कर रहा है,
अगर हम सीधे उस तीर को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर अगर हम इमेजिनरी एक ऐसा सोचें, इमेजिन करें, इस तरह से आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से हिमालय के अंदर एक ऐसा जियोड सरफेस मिलेगा, इस प्रकार का जियोड सरफेस मिलेगा जिसमें वो उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार का होगा और ये जो झुकाव है उसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। लेकिन ऐसा ये सब कुछ इन्होंने इग्नोर किया। अगर इसको कंसीडर किया होता तो खुद जो उन्होंने एक मान्यता मान ली कि ये जो टोपोग्राफिकल ये जो फीचर्स हैं और ये पूरा का पूरा लिथोस्फीयर है, इन सब की डेंसिटी इक्वल है, तो ये बातें वो न कहते, अलग अलग डेंसिटी की बात करते। और दूसरी बात, केवल इतना ही नहीं, हिमालय के आउटर सरफेस पर, बाहर सरफेस पर जो डेंसिटी, रॉक की डेंसिटी है, वही उसके इंटीरियर में नहीं है। ये बातें भी यहाँ निकाली जा सकती थी, निष्कर्ष इसका कंक्लूजन निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर अपने इस मॉडल में आइए और यहाँ देखिए कि जो बातें यहाँ पर जियोड के संदर्भ में, एलिप्सॉइड के संदर्भ में, जियोड सरफेस, एलिप्सॉइडल सरफेस के संदर्भ में, या ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में जो बातें निर्धारित हैं, पहले से हैं, उनके समय में भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इस संदर्भ में तो उनके समय में ही बहुत सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। हम लोगों ने इवैल्यूएशन के आधार पर देखा कि इनके इस पूरे परिकल्पना का जो बेस है, ये बेस जो निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, आज हम लोग निकाल रहे हैं, ये भी निकाल सकते थे। और यहाँ पर इसी रूप में इनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो कुछ कमियां हैं, रह गई कमियां, जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया था। अब हम इनके थर्ड पिलर यानी एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी की बात करेंगे। यानी जो भी बातें इन्होंने संतुलन के लिए कही, बताया इन्होंने कि इस लिथोस्फीयर के नीचे स्थित जो एस्थेनोस्फेरिक सबस्ट्रेटम का एक कैरेक्टर है, जिसका मटेरियल सेमी मोल्टेन कैरेक्टर का है, उस मटेरियल में ही जाकर, उस जोन में ही जाकर ये जितने टोपोग्राफिकल हाइट वाले, स्थलाकृतिक उच्चावच वाले, ये जो अलग अलग स्थलाकृतियों के दाब जनित प्रभाव हैं, ये वहीं जाकर समायोजित होते हैं। इससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट, इस तरह का कोई विचार किसी के मन में नहीं था, इसीलिए इनको ज़्यादा वेट भी मिलता है, रेस्पेक्ट भी मिलता है और इनकी बातों को उतना तवज्जो भी दी जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा, इस मॉडल को देखिए कि अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि माउंटेन है तो माउंटेन के पास ज़्यादा द्रव्यमान है, ज़्यादा भार निर्मित करेगा, ज़्यादा दाब उत्पन्न होगा, और इस तरह से जो सरफेस है सबस्ट्रेटम का, आउटर सरफेस है, अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस पर उसका दाब जितना हुआ उतना ही दाब प्लेन का नहीं होगा, क्योंकि प्लेन के पास द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है, मात्रा कम है, तो इसलिए दाब कम होगा क्योंकि भार कम होगा। और ये मैंने पोस्टुलेशंस में ही बता दिया, इनके जो पूर्वाग्रह हैं, इनकी जो मान्यता है, चूँकि ये मान चुके थे कि सब अलग अलग जरूर स्थल रूप हैं, लेकिन सबकी जो बनावट है, जिससे निर्मित हैं, सबके खनिजों की संरचना, शैलों की संरचना एक समान है, 2.67 वाली डेंसिटी है। तो यहाँ पर प्लेन के पास भी वही संरचना है, वही शैल है, वही घनत्व है, मात्रा कम है, इसलिए भार कम होगा तो दाब कम होगा। इसी तरह से प्लेटो यानी पठार, प्लेन की तुलना में कुछ ज़्यादा ऊंचाई है तो कुछ ज़्यादा द्रव्यमान है, भार है, और इसलिए दाब भी होगा। और कोस्ट के साथ भी वही स्थिति होगी, प्लेन की तुलना में, प्लेटो की तुलना में, माउंटेन की तुलना में सबसे कम द्रव्यमान है इनके पास, तो कम भार होगा तो कम दाब होगा। यानी यहाँ पर जितने ये बने हुए हैं, इस मॉडल में बने हुए हैं, जितने फीचर्स, लैंड फीचर्स, माउंटेन, प्लेटो, माउंटेन, प्लेन, प्लेटो, कोस्ट, इस तरह से जो बने हुए हैं, और ओशन फ्लोर की तो इन्होंने बात ही नहीं की, इसलिए उसको अब हम किनारे रखते हैं। ये जितने बने हुए हैं, ये सब इक्वल सरफेस पर अनइक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि इनके वेट में अंतर है। वेट में इसलिए अंतर है क्योंकि इनके द्रव्यमान में, द्रव्यमान की मात्रा में अंतर है, जिन पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। अब
यहाँ पर जो सबस्ट्रेटम है, उस सबस्ट्रेटम का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है, तो वो पदार्थ सिमेटिक मटेरियल वाले हैं, अधिक यानी सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता वाले हैं, मैफिक मटेरियल वाले हैं। लेकिन एक इनकी सबसे अच्छी बात है कि डेंसिटी अधिक होने के बावजूद इनका जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, ये सेमी मोल्टेन कैरेक्टर का है, अर्धद्रवित अवस्था वाला है। और ऊपर सॉलिड, नीचे लिक्विड, सेमी लिक्विड का ये जोन, और इसके ऊपर पड़ने वाला इंडिविजुअल अनइक्वल प्रेशर, ये ऐसा प्रभाव यहाँ पर स्थापित करेगा कि जिसका दाब ज़्यादा है वो ज़्यादा गहराई तक, और जिसका दाब कम है वो कम गहराई तक अपना प्रभाव रखने की कोशिश करेगा, यानी दाब बनाने की कोशिश करेगा। और दाब बनने के प्रयास में ये पूरा का पूरा जो माउंटेन जोन है वो नीचे एक रूट लेकर, एक जड़ की तरह नीचे वो धंस जाएगा। प्लेन कम दाब वाला है अपेक्षाकृत, इसलिए ये उतनी गहराई तक नहीं जाएगा, और प्लेटो प्लेन से ज़्यादा लेकिन माउंटेन से कम गहराई तक इस तरह से धंस जाएगा। और ये धंसना क्या हुआ, ये बिल्कुल, इसको धंसना शब्द नहीं कहा जा सकता, ये नीचे की तरफ डूब जाएगा। चूँकि सबस्ट्रेटम का कैरेक्टर सेमी मोल्टेन है तो डूब जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पानी में नाव, बोट यहाँ नीचे की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का इन्होंने यहाँ पर उपयोग कर लिया है अपने उस हाइपोथेसिस में। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसके संदर्भ में अगर हम इनकी पूरी समीक्षा करें, इनकी आलोचना करें, तो जो इन्होंने कहा वो तो सबके सामने आ गया। अब देखें तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि कोई भी तरल, किसी भी तरल में, कहीं भी कोई, किसी बेसिन में, किसी जगह कोई तरल पदार्थ है, तो उस तरल पदार्थ में अगर कोई सॉलिड मटेरियल अगर उसमें डाला जाता है, रखा जाता है, तो ये सॉलिड मटेरियल ग्रेविटी के कारण, अपने भार के कारण नीचे की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो मटेरियल भी नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पर एक बल लगाता है, इसके विपरीत, इसके विरुद्ध एक बल लगाता है। और जो बल लगता है उस बल को उत्प्लावन बल या बायोंट फोर्स कहा जाता है। ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का एक बहुत ही सामान्य स्वरूप है। आर्किमिडीज ने यह भी बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला बायोंट फोर्स कितना होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, प्रत्यक्ष समानुपातिक होता है सरफेस, यानी लिक्विड का सरफेस और लिक्विड के बॉटम का, जहां जैसे किसी पात्र में रखा हुआ है, कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है, पौंड है, कुछ भी, तो उसके झील के सबसे ऊपर भाग जहां लिक्विड है, सरफेस उसका जो वाटर सरफेस हो गया, और सबसे नीचे तली पर, बॉटम पे, तो दोनों जगह जहां जहां लिक्विड का विस्तार ऊपर से लेकर नीचे तक है, इन दोनों जगह जो भी प्रेशर होगा, लिक्विड का प्रेशर होगा, उस प्रेशर का डिफरेंस जितना होगा, उन दोनों के बीच दाब का अंतर जितना होगा, उस अंतर का सीधा समानुपातिक संबंध होता है बायोंट फोर्स का। यानी जितना ये ज़्यादा अंतर होगा उतना नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट, नीचे से ऊपर की तरफ ये बायोंट फोर्स या उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। दूसरी बात ये भी कहा आर्किमिडीज ने कि यहाँ पर जब कोई पदार्थ नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण एक फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसके वेट के बराबर वह लिक्विड डिस्प्लेस्ड कर देगा अपने तरल को, और इस प्रकार ये संतुलित हो जाएगा। यानी बायोंट फोर्स बिल्कुल इक्वल अमाउंट के बराबर होगा, जितना वेट होगा, जितना भार होगा उस पदार्थ विशेष का। तो ये बातें तो उन्होंने कही और सीधे इसको अपने पूरे एप्लीकेशन में इन्होंने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ ये देखना है, हम इसकी कई तरह से इसकी पूरी समीक्षा हम लोग करेंगे। पहले
आप ध्यान में रखिए। पहले यहाँ पर इन्होंने ये माना कि माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, कोस्ट, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर वेट के कारण लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नदी में कई नावें हो सकती हैं, और कई नाव हो सकती है तो एक में 10 लोग बैठे हो सकते हैं, एक में 5 लोग बैठे हो सकते हैं, एक में 4 लोग, एक में 2 लोग, एक में 7 लोग हो सकते हैं। और सब अपने अपने भार के साइज हो सकता है, सभी नावों का एक हो, लेकिन भार उनका अलग अलग होगा। तो कोई पानी में ज़्यादा डूबेगी, कोई पानी में कम डूबेगी, कोई पानी में और कम डूबेगी, अपने अपने भार के साथ ये स्थिति होगी। ये भी बात सही है। लेकिन वहाँ पर एक नाव ज़्यादा डूब रही है, दूसरी नाव कम डूब रही है, तो दोनों नाव को अगर पास में रखा जाए तो ये संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों नाव ज्वाइंट नहीं है। दोनों नाव को अगर सभी नावों को एक साथ जोड़ दिया जाए तब किसी पर ज़्यादा, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, किसी पर कम, इस तरह से लोग बैठें, तब क्या होगा? ये सब अलग अलग गहराई तक नहीं डूबेगी, ये सब एक समान गहराई तक ही डूबेगी। भले ही सब पर अनइक्वल प्रेशर होगा ऊपर से लोड के कारण, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये मान लिया कि माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, कोस्ट, ऐसा इंडिविजुअल अपने अपने वर्टिकल एक्सिस के थ्रू जो पड़ने वाला प्रेशर है उसके कारण ये इंडिविजुअली नीचे की तरफ डूबेगा और तैरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन की आइडेंटिटी, माउंटेन की आइडेंटिटी, बगल के प्लेटो की आइडेंटिटी से, माउंटेन की आइडेंटिटी से बिल्कुल सबकी अलग अलग है, और वर्टिकली सब एक दूसरे से अलग हैं, डिफर करते हैं। जब एक ही शेल के बनते हैं तो सबके बीच एक फ्रैक्चर होना चाहिए, सभी के बीच, और उस फ्रैक्चर के सहारे सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तभी ये क्या होंगे, ये अलग अलग डूबेंगे। इन बातों को इन्होंने यहाँ पर इग्नोर किया कि ऐसा अगर हम उसी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, इन्हीं के प्रिंसिपल इस पे हाइपोथेसिस पे, इनके कंसेप्ट पर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने सभी नावों को एक फ्रेम के सहारे मान लीजिए बांध दिया था, मान लीजिए 4 या 5 नाव थी, बोट थी, और उसमें किसी को 2, किसी को 1, किसी पर 5, किसी पर 7, किसी पर 6, ऐसे अलग अलग लोगों को बैठा दिया था। तो हम लोगों ने देखा कि सब एक ही बराबर समान ऊंचाई तक, अलग अलग नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर उनकी रस्सी को जिससे बांधे सबको फ्री कर दीजिए तो फिर क्या होगा? जो भारी वाला होगा, जिस पर ज़्यादा लोड होगा, वो ज़्यादा डूब जाएगा। यानी यहाँ पर लिथोस्फीयर में ये सब सारे इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में भी ये वर्टिकली सबका एक टोपोग्राफिकल इंडिविजुअल कैरेक्टर उस एस्थेनोस्फीयर से ऊपर तक सबका अगर होता तब तो इनकी बातें बिल्कुल सही थी, मानी जा सकती थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इनकी बातें इस तरह से नहीं हो सकती। दूसरी बात, जैसे एक बाल्टी में ही, एक टब में ही आप पानी लीजिए, और उसमें कुछ कोई भी पदार्थ लीजिए और उसको उसमें डाल दीजिए। अगर आप डालेंगे तो पानी की हाइट क्या होगी? बढ़ेगी ना। आर्किमिडीज ने तो यही कहा था कि अपने भार के बराबर वो विस्थापित करेगा तरल को। तो यहाँ पर अगर ये सब डूबेंगे तो आखिर इनका विस्थापन किसके माध्यम से हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये बातें इन्होंने कहीं नहीं कहा। इन बातों के संदर्भ में बिल्कुल ये साइलेंट रहे, और यही इनके, चूँकि इसी आधार पर अपने प्रिंसिपल को, अपने कंसेप्ट या हाइपोथेसिस को इन्होंने खड़ा भी किया, और यही इसके, यानी जिन प्रिंसिपल्स के सहारे इन्होंने खड़ा किया, अपने पूरे प्रिंसिपल को रखा, तो जिनके सहारे इन्होंने अपना पूरा एक बिल्डिंग बनाई अपने कंसेप्ट की, तो उसको ठीक से न समझ पाए और इसीलिए ठीक से अप्लाई नहीं कर पाए। इसी के कारण एरीज के जो भी विचार हैं, उनके व्यूज़ हैं, वो एक कमियों सहित उनको एक परिकल्पना मान लिया गया। और इसी के कारण इन्हीं के साथ के बहुत सारे ऐसे जो बाद के भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो इनके व्यूज़ की आलोचना किए, लेकिन वो सभी भी इनके आलोचक होने के बावजूद भी उस रूप में आलोचना नहीं कर पाए, या उस रूप में उसकी कमियों को नहीं बता पाए कि इनकी कमियों को दूर कर दिया जाए तो एक आइडियल, एक साइंटिफिक, एक प्रिंसिपल बन जाए और एक एब्सोल्यूट एक कंसेप्ट बन जाए। ऐसा प्रयास उन लोगों ने भी नहीं किया। सबसे बड़े आलोचक तो इन्हीं के साथ के इसी गंगा के प्लेन के इसी सर्वे के मेजरमेंट की एनालिसिस करने वाले एक विद्वान थे, प्राट, चूँकि कोलकाता में उस समय आर्केडियन थे,
इसलिए उनको आर्केडियन प्राट भी बोला जाता है। तो प्राट थे, लेकिन प्राट ने भी यही गलतियां की। यानी प्राट का भी ऐसा नहीं है कि प्राट ने जो कुछ भी बातें कही उस समय उसमें कोई दोष नहीं है। तो चूंकि हम लोग का कार्य यहाँ पर केवल ये है, प्रश्नों के साथ चलना है, प्रश्नों की सीमाओं में रहना है, इसलिए हम बाकी बातें यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन प्राट का नाम हम लोग ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रिटिकली एनालिसिस करने की बात आ रही है तो यहाँ पर इनके सबसे बड़े आलोचक उसी समय साथ के ही वहाँ आर्केडियन प्राट थे, और प्राट ने इनकी आलोचना करते हुए अपना एक नया आइडिया रखा। लेकिन वहाँ पर भी जो बातें कही गई वो बातें ऐसी नहीं थी कि दोष रहित हों, यानी बिना दोष के हो, बल्कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे फॉल्ट थे। तो इसलिए यहाँ पर एरीज के संदर्भ में जो भी एनालिसिस हम लोगों ने किया, आपने देखा कि तीनों पॉइंट के आधार पर, जो 3 पॉइंट थे, उन तीनों पॉइंट के आधार पर पूरा इनका प्रिंसिपल खड़ा भी हुआ है, इनकी हाइपोथेसिस निर्मित भी हुई है, और इन्हीं तीनों पॉइंट के आधार पर ही हम लोग क्रिटिसाइज इनको कर भी सकते हैं, क्योंकि पूरा इस बिल्डिंग का बेस वही है। और इस तीनों पॉइंट में आपने देखा, पॉइंट वाइज हमने एनालिसिस करके आपको बताया कि किस आधार पर इन्होंने क्या कहा और इस आधार पर क्या और हो सकता था। तो जो भी ये 3 आधार थे, पोस्टुलेशंस रिगार्डिंग लिथोस्फेरिक कैरेक्टर, यानी स्थलमंडलीय विशेषताओं के संदर्भ में उनकी स्वयं सिद्धियाँ जो खुद मान्यताएं हैं वो, और दूसरी बात असेसमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में उनका जो भी आकलन था, असेसमेंट था ये, और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोन्सी, यानी आर्किमिडीज के जो उत्प्लावन बल संबंधी सिद्धांत का प्रयोग, अपने सिद्धांत में प्रयोग। तो यहाँ पर ये जो बातें तीनों हुई, इन तीनों के संदर्भ में हम लोग को अपनी बातें यहाँ पर रखनी होंगी। तो अब देखिए, ये तो कुछ जो मेरा पर्पज़ था कि आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, वो भी पर्पज़ था। दूसरा, क्वेश्चन कैसे समझेंगे, ये भी हमारा पर्पज़ है कि आप समझें तभी तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। और तीसरा, जब उसको अटेम्प्ट करेंगे तो किन बातों को आप रखेंगे और क्यों रखेंगे। चूँकि ये एक लेक्चर के थ्रू हम आपको दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सीधे सीधे अगर हम ये बोल देते तब तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम पूरी बात अपनी रख देते, केवल रखना होता तो। लेकिन आपको सिखाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो कुछ भी रखेंगे वो क्यों रखेंगे और कैसे रखेंगे, यानी आपको लॉजिकली मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि इसको इस वजह से रखेंगे, यानी वजह आप जानते रहेंगे तो आपको याद रखने में भी सहूलियत होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल करके हमने बताया। आप ऐसा ना समझिएगा कि 150 में लिखना है, 200 में लिखना है या 250 में लिखना है, लेकिन सर तो पूरा इतने मिनट तक बताते रह गए तो इसको तो लिखा जाएगा तो ये तो 1200 में हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। आपको वो बातें नहीं लिखनी, वो सब बातें मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन आपको इनके जो फाइंडिंग्स जहाँ जहाँ जो आते जा रहे हैं, सीधे उन फैक्ट्स को वहाँ रखते चलना है, लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करते चलना है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस की पूरी जो भी व्याख्या की गई, जो इसकी पूरी समीक्षा किया गया, जिस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया गया होगा, जो क्वेश्चंस का मोटिव होता है यूपीएससी का, अगर आपने इन बारीकियों को समझ लिया, सीख लिया, तो यूपीएससी में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही सहज ढंग से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस पूरे प्रयास की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें। आपने देखा होगा यहाँ पर जो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, मैं वो भी आपको लास्ट में ये बता देना चाहूँगा। अक्सर लोग गलतियाँ ये करते हैं कि जिसने किसी राइटर ने किसी बुक में जो 2-3 पॉइंट लिख दिया, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब वही 2-3 पॉइंट आपको लिख देना है। और ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए मैं इसलिए अच्छा बता रहा हूँ कि सब लोग वही करेंगे, सब लोग वही करेंगे, आलोचना में वही बातें रखेंगे, लेकिन आप अपनी बात इस रूप में आप रखेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन मैंने प्रमाणिक तौर पर वो बातें आपके सामने रखा। पोस्टुलेशंस के संदर्भ में भी वो बातें मैंने आपको जो बताया, शैलों के संदर्भ में, उनकी डेंसिटी के संदर्भ में, फिर जो असेसमेंट ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट का जो उन्होंने हिमालय के संदर्भ में असेसमेंट किया था, उसी के आधार पर, उन्हीं के असेसमेंट के आधार पर फिर मैंने यहाँ जियोडेटिक सरफेस और जो ऑर्थोमेट्रिक हाइट होता है उसके सहारे मैंने बताया।
तो जैसे आप जब जाएंगे इस फील्ड में और आगे की तरफ दूसरे जगह दूसरे बुक से आप रेफरेंस लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो मैंने बताया वही आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें एक प्रामाणिक वहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत करती है और एक सही संदर्भों में सही आलोचना प्रस्तुत करती है कि आप उनकी गलतियाँ अगर बता रहे हैं, कमियां बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक प्रामाणिक तथ्य के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, साइंटिफिक बेस के आधार पर आप उनकी कमियों को यहाँ पर रख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कहेंगे, सीधे कह देंगे गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, ये भी जस्टिफाई करना आप ही का काम है। तो इसलिए क्यों गलत है, कैसे गलत है, और यदि ये गलत है तो सही क्या फिर, वो भी आपको बताना है। तो ये चीज़ें, ये बातें आपने इस पूरे क्वेश्चन में अपने एनालिसिस के दौरान देखा और इस आधार पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्थक सिद्ध होगा।